हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और क्लास भी प्रॉपर तौर पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो अपन लोगों ने जो ये बैरक से संबंधित जो सीरीज चला रखी थी भारतीय संविधान की, तो उसी कड़ी में अपन लोगों ने मूल अधिकार टॉपिक चला रखा था और मूल अधिकार का अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कल अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। और आज अपन लोग इसी कड़ी में बात करने जा रहे हैं। अगला अनुच्छेद है, यानी अगला मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। कहां से लेकर कहां तक है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आता है और उस अनुच्छेद का नाम क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या नाम है? स्वतंत्रता का अधिकार। और इसी कड़ी में बात करते हैं अपने। एक नंबर अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 19। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 19 में क्या बताई गई है? स्वतंत्रताएं बताई गई। क्या बताई गई है? स्वतंत्रताएं बताई गई है। और स्वतंत्रताएं कितनी बताई गई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई। याद रखना, कितने प्रकार की बताई गई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया। ठीक है, याद रखना कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। बात आगे क्या समझ में? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना। और याद रखना, हाँ, एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो सारी की सारी जो स्वतंत्रताएं है ना, यह अनुच्छेद 19 वन और वन के उपभाग आ गए ए, बी, सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी। सॉरी भी। तो ये जो सॉरी भी दोस्तों, ये जो सारी की सारी स्वतंत्रताएं हैं, यह सारी की सारी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 वन में है। कहां पर है? 19 वन में है। 19 वन का भाग नंबर ए, 19 वन का भाग नंबर बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ठीक है, याद रखना। तो ये तीन तीन छह प्रकार की स्वतंत्रताओं का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। ठीक है, याद रखना। और इन्हीं अनुच्छेद 19 में याद रखना एक स्वतंत्रता है 19 वन एफ। कौन सी है? 19 वन एफ। याद रखना 19 वन एफ। एफ का मतलब मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में बताता हूं, फालतू बंदा, फर्जी बंदा। तो 19 वन एफ में एक स्वतंत्रता थी और एक मौलिक अधिकार भी था। तो 19 वन एफ में बताया गया था संपत्ति के अधिकार से संबंधित, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। ठीक है, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। तो संपत्ति से संबंधित बातें बताई गई थी 19 वन एफ में। तो इस 19 वन एफ को क्या कर दिया गया है? अनुच्छेद 19 से भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और संपत्ति का जो अधिकार था ना, उस अधिकार को मौलिक अधिकारों से भी हटा दिया गया और 19 वन एफ से भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है, याद रखना। तो इसी कड़ी में अपन लोग शुरुआत कर रहे हैं अनुच्छेद 19 वन और 19 वन और 19 वन का भाग नंबर ए। एक में क्या बताई गई है? एक में कौन सी स्वतंत्रता बताई गई? देखो 19 वन ए में बताई गई है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सी है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या बताई गई है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक व अभिव्यक्ति की क्या बताई गई है? स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो इसके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कर देते हैं आगे वाला साफ। ये तो आप लोगों को पता चली गया होगा। ठीक है, याद रखना 19 वन वाला, 19 वन एफ वाला, इसकी भी बात करेंगे। तो 19 वन ए में क्या बताई गई है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखो इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया वाक व अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलने की अधिकार। क्या दिया गया है? व्यक्ति को बोलने का क्या दिया गया है? बोलने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? बोलने का अधिकार दिया गया। ठीक है, यानी बोलने के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद आता है? 19 वन ए। वाक व अभिव्यक्ति, यानी व्यक्ति क्या कर सकता है? वाक मतलब बोलना, अपने मन के भावों को बोलना। अभिव्यक्त मतलब उन भावों को क्या करना? अभिव्यक्त करना। तो 19 वन ए में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, यानी व्यक्ति को क्या दिया गया है? बोलने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया है? बोलने का अधिकार दिया गया है कि व्यक्ति क्या कर सकता है? बोल सकता है, अपने भावों को उजागर कर सकता है। ठीक है, याद रखना। तो इसी अनुच्छेद की बात करें तो इसी अनुच्छेद में अपने बात करें अलग अलग अधिकार दिए गए। जैसे एक नंबर बात करते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। 19 वन ए का भाग है कौन सी? प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस जानते हो, समाचार पत्र। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और ये जो प्रेस की स्वतंत्रता का जो अधिकार 19 वन ए में दिया गया, कौन से वाद के तहत है? तो वाद पूछा जाता है, याद रखना।
तो उस वाद का नाम है साकल्स पेपर्स लिमिटेड। साकल पेपर्स लिमिटेड 1962, साकल पेपर लिमिटेड 1962, याद रखना साकल पेपर लिमिटेड 1962 के तहत याद रखना कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता को किसका भाग माना गया है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग माना गया। तो एक बार ध्यान से देख लो कि प्रेस की स्वतंत्रता है, वह प्रेस की स्वतंत्रता को किस वाद के तहत माना गया? तो साकल्स पेपर लिमिटेड बनाम भारत संघ वाद के तहत कहा गया कि जो समाचार पत्र है, समाचार पत्रों को प्रकाशित करना, उनको मतलब उनका मुद्रण करना, यह सारा का सारा क्या आता है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। किस में शामिल है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। एक मैं वाद और बताता हूं, ऑफलाइन क्लास में बताता हूं कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, कौन सा अधिकार है? राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार कौन से वाद के तहत दिया गया? तो याद रखना नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामला। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, ठीक है। नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराना व्यक्ति का खुद की क्या है? निजी अधिकार है, अर्थात वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग माना गया। किसका भाग माना गया है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग माना गया है, ठीक है। नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद 2004, कब की बात है? 2004, ठीक है। तभी तो देखते हैं कि आजकल देखते हैं ना भी कोई भी व्यक्ति अपने घर हो या दुकान हो, ठीक है, उस पर क्या करता है? राष्ट्रीय ध्वज फहराता है। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराना व्यक्ति का खुद का क्या है? निजी अधिकार है। और ये जो निजी अधिकार है ये कौन से अनुच्छेद में आया है? यह 19(1)(a) में दिया गया। कौन से अनुच्छेद में दिया गया? 19(1)(a) में दिया गया। तो याद रखना कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो अधिकार है कौन से वाद में? नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद 2004 के तहत दिया गया, ठीक है, याद रखना। और देखो और अपनी बात करें कि 19(1)(a) में क्या दिया गया है? 19(1)(a) में इंटरनेट की आजादी दी गई है। 19(1)(a) में क्या दिया गया है? इंटरनेट की स्वतंत्रता। क्या दी गई है? इंटरनेट की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इंटरनेट की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इंटरनेट की स्वतंत्रता का क्या दिया गया है? अधिकार भी प्राप्त है कि व्यक्ति इंटरनेट का यूज कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसका यूज करेगा सही कामों में। काम करेगा सही कामों में करेगा। और देखना, और इसमें एक चीज और दी गई है कि फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है? फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, याद रखना आप किसी भी व्यक्ति का फोन टैप नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखना। क्या नहीं कर सकते? उस व्यक्ति से इजाजत लिए बिना आप उसका फोन टैप नहीं कर सकते, अर्थात उसकी आवाज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात क्या? तो यह बात कौन से वाद में है? 19(1)(a) में है। कहां पर है? 19(1)(a) में है। तो 19(1)(a) में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या बताया गया है कि बोलने की आजादी दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है। फिर बात करें इंटरनेट की आजादी दी गई है। फिर बात करें फोन टैपिंग के विरुद्ध स्वतंत्रता दी गई है। और अपने बात करें कि किसी भी प्रकार का अपने जैसे व्यवसाय कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो व्यवसाय का जो विज्ञापन निकालते हैं तो उस व्यवसाय विज्ञापन की भी क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। ये भी लिख लो, व्यावसायिक विज्ञापन की भी क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। व्यावसायिक विज्ञापन की भी क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। व्यावसायिक विज्ञापन की भी स्वतंत्रता, ठीक है, याद रखना। व्यावसायिक विज्ञापन की भी क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है कि व्यक्ति क्या कर सकता है कि कोई भी व्यवसाय कर रहा है और उसका एडवर्टाइजमेंट निकालना चाहता है ना, तो व्यक्ति खुद क्या है? स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। तो 19(1)(a) में क्या बताया गया? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रता है? प्रेस की स्वतंत्रता है। फिर बात करें भारतीय मीडिया, यानी भारतीय मीडिया की आजादी का अधिकार 19(1)(a) के तहत है। फिर बात करें राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, व्यवसायिक विज्ञापन का अधिकार, इंटरनेट की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर बात करें अपने फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है? फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार भी दिया गया। समझ में आ रही है बात क्या? तो ये सारी की सारी जो स्वतंत्रताएं हैं कौन से अनुच्छेद में है? 19(1)(a) में। कौन से में है? 19(1)(a) में है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। फिर बढ़ते हैं अपनी आगे, ठीक है। तो अपन लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये पढ़ा 19(1)(a),
अब बात करते हैं 19(1)(b की। किसकी बात करते हैं? 19(1)(b की बात करते हैं। तो 19(1)(b में क्या बताया गया? तो याद रखना 19(1)(b में क्या बताया गया? तो बात करते हैं 19(1)(b की। किसकी बात करते हैं? 19(1) और 19(1)(b की बात करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि बिना हथियारों के, क्या बताया गया? बिना हथियारों के, बिना हथियारों के, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की जो स्वतंत्रता है, कौन से अनुच्छेद में दी गई है? 19(1)(b में दी गई है। कौन से में दी गई है? 19(1)(b में दी गई है कि बिना हथियारों के क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? लेकिन एक बात और याद रखना, इसमें हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। ये बात भी नोट डालकर लिखना कि इसमें हड़ताल करने का अधिकार नहीं है व्यक्ति को। किसका नहीं है? हड़ताल करने का अधिकार नहीं। ये मैं नोट लगा के लिखा रहा हूँ और ऑफलाइन क्लास में भी बताता हूँ कि व्यक्ति को क्या नहीं है? हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। हड़ताल करने का अधिकार क्या नहीं है? हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये बात याद रखना, हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये बात स्पेशल लिखाई है मैंने, ठीक है। पूछा जा सकता है भी क्या हड़ताल करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत दिया नहीं दिया गया, ठीक है। तो 19(1)(b में क्या बताया गया? बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। और एक बात और याद रखना कि जो सिख धर्म के निवासी है ना, कौन से? जो सिख धर्म के निवासी है ना, सिख धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के लोग क्या कर सकते हैं? सिख धर्म के लोग कटार व कृपाण है। कौन सी? कटार प्लस में कृपाण है। कृपाण होती है तलवार और कटार होता है तलवार का ही छोटा रूप। इसमें बताया गया कि सिख धर्म के लोग कटार व कृपाण धारण करके, क्या करके? धारण करके शांतिपूर्ण तरीके से, कटार व कृपाण धारण करके शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर सकते हैं? सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। सम्मेलन का क्या कर सकते हैं? आयोजन कर सकते हैं। ये बात याद रखना दोस्तों, ठीक है। याद रखना। तो 19(1) जो बी पढ़ रहे हैं, बी में क्या पढ़ा कि निःशुल्क क्या? बिना हथियारों के, यानी निशस्त्रीकरण, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की जो आजादी दी गई है 19(1)(b में दी गई है। तो 19(1)(b में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर सकता है? सम्मेलन कर सकता है, बशर्ते उसके पास कोई भी डरावना हथियार नहीं होना चाहिए। और एक बात और बताई गई कि इसमें हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, लेकिन व्यक्ति सम्मेलन को बुला सकता है। और एक बात और है कि जो सिख धर्म के लोग हैं ना, वह क्या कर सकते हैं? कटार व कृपाण धारण करके क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन में भाग ले सकते हैं, अर्थात सम्मेलन का क्या कर सकते हैं? आयोजन कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात क्या दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 19(1)(c। किसकी बात करते हैं? 19(1) और 19(1)(c की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 19(1)(c की बात करते हैं। इस सी में क्या बताया गया? देखो, सी में बताया गया कि संघ व समूह बनाने की स्वतंत्रता, संघ व समूह बनाने की स्वतंत्रता, संघ व समूह बनाने की स्वतंत्रता, संघ व समूह बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? समूह बना सकता है, अपने संघ का गठन कर सकता है, ठीक है। और इसमें बताया गया कि संघ व समूह बनाने की, और ये सवाल एक, यानी ये जो प्रश्न है एक बार एग्जाम में पूछा गया, तो एग्जाम में इस प्रकार पूछा गया कि संघ व समूह बनाने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(1)(c), इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना 19(1)(c) में क्या बताया गया? संघ व समूह बनाने की स्वतंत्रता क्या बताई गई है? संघ व समूह बनाने की स्वतंत्रता बताई गई है, ठीक है। याद रखना। और एक बात और याद रखना, इसी अनुच्छेद में बताया गया कि व्यक्ति सहकारी समितियों का भी गठन कर सकता है। क्या कर सकता है? सहकारी समितियों का भी गठन कर सकता है। किसका गठन कर सकता है?
सहकारी समितियों का भी गठन कर सकता है, सहकारी समितियों का भी क्या कर सकता है, गठन कर सकता है, सहकारी समितियों का गठन कर सकता है। और अपने बात करें राजनीतिक दलों का भी गठन कर सकता है, किसका, राजनीतिक दलों का भी गठन कर सकता है, राजनीतिक दलों का भी क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। अपने बात करें कि कोई भी व्यक्ति सहकारी समितियों का गठन कर सकता है, क्या कर सकता है, सहकारी समितियों का गठन कर सकता है। और याद रखना कि जो सहकारी समितियों का गठन है, सहकारिता को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया कि 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत, किसके तहत, 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारिता को, किसकी बात करें, सहकारिता की बात करें हमने, सहकारिता को क्या दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। सहकारिता को क्या दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो सहकारिता को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो याद रखना 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। किसके तहत है, 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारिता आंदोलन का, यानी सहकारी समितियों का क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। राजनीतिक दलों का क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। सहकारी समितियों का गठन कर सकता है, राजनीतिक दलों का गठन कर सकता है, संघ व समूह बना सकता है। तो ये सारी की सारी बातें किस अनुच्छेद में दी गई है, 19(1)(c) में दी गई है। किस में दी गई है, 19(1)(c) में दी गई है। और एक बात और याद रखना कि अगर कोई भी व्यक्ति बेल्ट की नौकरी से जुड़ा है ना, कोई भी व्यक्ति कौन सी नौकरी से जुड़ा है, बेल्ट की नौकरी से जुड़ा है, यानी बेल्ट की नौकरी आप समझते हो, पुलिस विभाग हो गया, आर्मी विभाग हो गया, तो वह किसी भी प्रकार के समूह का गठन नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का संघ नहीं बना सकता। ठीक है, किसी भी प्रकार का संघ नहीं बना सकता, ये बात भी बताएगी। अब ऐसे तो है नहीं कि अपने बात करें कि जैसे सुरतगढ़ पुलिस है और एक बात करें गंगानगर पुलिस है, तो ऐसे तो है नहीं भी सुरतगढ़ पुलिस ने मान लो कोई हड़ताल की है, तो ऐसे तो होगा नहीं भी सुरतगढ़ पुलिस अपना एक स्पेशल नाम रखेगी भी सुरतगढ़ जन सहभागिता पुलिस के द्वारा आंदोलन किया गया। और उधर बात करें अपने गंगानगर जन सहभागिता पुलिस के द्वारा आंदोलन किया गया, ऐसा तो कोई नाम रखा नहीं जाएगा। तो पुलिस है तो पुलिस तो एक ही है, तो इसलिए नाम क्या होगा कि सुरतगढ़ पुलिस के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, गंगानगर पुलिस के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। तो इसी प्रकार संघ वह अपने बात करें बेल्ट की नौकरी से जुड़ा है ना कोई भी व्यक्ति, वह किसी भी प्रकार के समूह का गठन नहीं करेगा, ना ही किसी प्रकार का कोई संघ बनाएगा। ठीक है, हाँ, इन सबको छोड़कर बाकी संघ बनाते हैं, जैसे एबीवीपी हो गया, एसएफआई हो गया। ठीक है, जैसे अपने बात करें कि नेहरू युवा क्लब हो गया, ठीक है, याद रखना, अपने बात करें गांधी क्लब हो गया, अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर समूह बनाए जा सकते हैं और संघ व समूह बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। और यह स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में, 19(1)(c) में, कहां पर है, 19(1)(c) में ये बताई गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। फिर अपने चलते हैं अगला अनुच्छेद, और अगला अनुच्छेद करते हैं 19(1)(d). कौन सा अनुच्छेद है, 19(1)(d) की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, चलो करते हैं साफ। ठीक है, तो 19(1)(c) पढ़ा। अब बात करते हैं 19(1)(d) की। किसकी बात करते हैं, 19(1)(d) की बात करते हैं। यानी 19(1)(d) में क्या बताया गया, क्या बताया गया है, 19(1)(d) में क्या बात बताई गई है। तो देखो दोस्तों, बात करें 19(1)(d) की, 19(1)(d) की बात करें तो 19(1)(d) में बताया गया कि संपूर्ण भारत भर में विचरण करने की आजादी, क्या बताई गई है, संपूर्ण भारत भर में, कहां पर, संपूर्ण भारत भर में, संपूर्ण भारत भर में घूमने की अधिकार, किसका अधिकार है, घूमने का अधिकार, संपूर्ण भारत भर में क्या, कौन क्या करने का, घूमने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अब आदमी घूमा होगा जब कन्या के पीछा होगा कठी जा सके जम्मू कश्मीर लेके कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो बंदा कने पीछा होना चाहिए, पीछा आधार पर बंदो कठी जा सके, तो वो अधिकार कट मिलियो है, अनुच्छेद 19(1)(d) में मिलियो है। तो 19(1)(d) में क्या बताया है कि संपूर्ण भारत भर में घूमने की आजादी है, कि बंदो कट्ठे ही जा सके, ठीक है, मर्जी आवे बटे जा सके। लेकिन एक बात याद रखना, इस अनुच्छेद में एक बात बताई गई है, क्या बताई गई है, कि ऐसे जनजातीय क्षेत्र, ऐसे जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, वहां पर रोक लगाई गई है। जनजातीय क्षेत्र कौन से, जहां पर बात करें आदिवासी जो लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनकी जनजाति खाना पीना रहन सहन अलग होगा। ठीक है, याद रखना। तो जनजातीय क्षेत्र में जाने पर रोक है, जनजातीय क्षेत्र में जाने पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई। क्यों लगाई गई है,
कि अपने बात करें कि अपना व्यक्ति कोई जाएगा वहां पर क्या करेगा, जनजातीय क्षेत्र की जो संस्कृति है उसके साथ तो वो छेड़खानी करेगा। अब छेड़खानी करेगा तो हो सकता है कि वह लोग कोई नुकसान पहुंचा दे, तो इसीलिए जनजातीय क्षेत्रों में जाने पर क्या लगाई है, रोक लगाई है। तो याद रखना 19 डी में क्या बताया गया है, संपूर्ण भारत भर में घूमने का अधिकार। क्या बताया गया, संपूर्ण भारत भर में घूमने का अधिकार। अब अपन लोग घूमने जाएंगे तो अपना वहां पर मन बना लिया भी यहाँ पर कुछ दिन रह सकते हैं, तो रहने की बात करें तो 19(1) की बात करते हैं, 19(1) की बात करते हैं। तो 19(1) में क्या बताया गया कि निवास करने की स्वतंत्रता। क्या बताई गई है, निवास करने की स्वतंत्रता बताई गई। किसकी स्वतंत्रता, निवास करने की क्या बताई गई है, निवास करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। तो 19(1) में दिया गया कि व्यक्ति कहीं पर भी क्या कर सकता है, निवास कर सकता है। लेकिन वो सेम ही बात कि जनजातीय क्षेत्रों में क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। जनजातीय क्षेत्रों पर क्या करेगा, यानी ऐसे क्षेत्र जो जनजातीय के अंतर्गत आते हैं तो जनजातीय क्षेत्रों में क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। जनजातीय क्षेत्रों में क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। तो निवास करने का अधिकार दिया गया है कि व्यक्ति संपूर्ण भारत भर में कहीं पर भी क्या कर सकता है, निवास कर सकता है। लेकिन याद रखना जनजातीय क्षेत्रों में क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई। क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई। अब 19(1) अब बंदा निवास करेगा, निवास करने के बाद बंदे के मन में आएगी कि क्यों ना अपन लोग कुछ पैसा इकट्ठा करें। तो 19(1) के बाद में आता है एफ, और एफ का मैंने बताया था, एफ क्या होती है, फर्जी चीजें, फालतू चीजें। तो इसमें क्या बताया गया, संपत्ति का अधिकार। इसमें क्या बताया गया, संपत्ति का अधिकार बताया गया। और जो संपत्ति का अधिकार है, इस अधिकार को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। तो 19(1) की बात करें तो वर्तमान में निरस्त पड़ा है। वर्तमान में क्या पड़ा है, निरस्त पड़ा है, यानी खाली पड़ा है। वर्तमान में क्या पड़ा है, खाली पड़ा है। क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें क्या बताया था, इसमें संपत्ति का अधिकार बताया गया था। उसी संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो बात आ गई समझ में, बात आ गई क्या समझ में कि 19(1) में क्या था। ठीक है, अब एफ की बात होगी तो ई एफ, एफ के बाद में आएगा जी। क्या आएगा, 19(1) क्या आएगा, 19(1) और 19(1) में क्या बताया गया, 19(1) में बताया गया कि व्यापार व व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। क्या बताई गई है, व्यापार व व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। व्यापार व व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। व्यापार व व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। तो 19(1) में बताया गया। किसमें बताया गया, 19(1) में बताया गया। तो याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 19 से संबंधित सारे के सारे अधिकार अपने बात करें, स्वतंत्रताएं आ गई हैं। तो दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं। तो 19(1) में क्या बताया गया, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने का अधिकार दिया गया। 19(1) में क्या बताया गया कि बंदा बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है। 19(1) में क्या बताया गया, 19(1) में बताया गया कि संघ व समूह बनाने की स्वतंत्रता। क्या बताया गया, संघ व समूह बनाने की स्वतंत्रता। 19(1) में क्या बताया गया कि संपूर्ण भारत में कहीं पर भी व्यक्ति क्या कर सकता है, घूम सकता है, विचरण कर सकता है। ठीक है, और 19(1) में क्या बताया गया कि संपूर्ण भारत भर में कहीं पर भी निवास कर सकता है। ठीक है, निवास कर सकता है। अब निवास करेगा तो व्यक्ति संपत्ति इकट्ठी करेगा। तो 19(1) में क्या बताया गया, संपत्ति का अधिकार, और इसे 44वां अमेंडमेंट 1978 के तहत हटा दिया गया। वर्तमान में खाली पड़ा है। क्या पड़ा है, खाली पड़ा है। और 19(1) के बाद में जी में क्या है कि व्यापार व व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। क्या दी गई है, व्यापार व व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। फिर चलते हैं अपने आगे, और आगे बात करते हैं 19(2) किसकी बात करते हैं, 19(2) की बात करते हैं। ठीक है, याद रखना। तो बात आ गई समझ में, तो चलते हैं अपने आगे और बात करते हैं 19(2) की। किसकी बात करते हैं, 19(2) की बात आ गई क्या समझ में, 19(2) की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 19(2) की। तो 19(1) पढ़ा, अब बात करते हैं 19(2) किसकी बात करते हैं, 19(2). ठीक है, 19(2) में क्या बताया गया, 19(2) की बात करें तो 19(2) पर क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि 19(1) के तहत, किसके तहत है, 19(1) के तहत जो स्वतंत्रताएं दी गई है
19 के तहत जो स्वतंत्रताएं दी गई है, जो स्वतंत्रताएं दी गई है, उन स्वतंत्रताओं पर क्या लगाने की बात कही गई है, रोक लगाने की बात कही गई है। क्या लगाएगी, क्या कहने मतलब क्या कहा गया है, 19 के तहत जो 6 प्रकार की आजादी दी गई है ना, उन पर क्या लगाने की बात की है, रोक लगाने की बात की, यानी उन पर क्या लगाएगा, प्रतिबिंब लगाया जाएगा। क्या लगाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा, अगर 19 स्वतंत्रताओं के तहत, ठीक है, 19 के तहत जो स्वतंत्रताएं हैं उनके तहत देश की एकता, देश की एकता, देश की एकता की बात करें, देश की एकता, अखंडता, देश की एकता, अखंडता या स्वतंत्रता, देश की एकता, अखंडता या स्वतंत्रता को क्या पहुंचती हो, ठेस पहुंचती हो। क्या पहुंचती हो, ठेस पहुंचती हो। देश की एकता, अखंडता या संप्रभुता, स्वतंत्रता नहीं संप्रभुता, देश की एकता, अखंडता या फिर देश की संप्रभुता, देश की संप्रभुता, ठीक है, याद रखना। अगर देश की एकता में कुछ प्रकार का नुकसान हो, देश की अखंडता में नुकसान हो, देश की संप्रभु राष्ट्र में किसी भी प्रकार की उन स्वतंत्रताओं के तहत अगर किसी भी प्रकार की हानि होती है ना, तो 19(2) के तहत उन 19(1) की स्वतंत्रताओं पर क्या लगाया जाएगा, रोक लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, रोक लगाया जाएगा। या फिर अपनी बात करें कि जो 19(1) में जो स्वतंत्रताएं दी गई है वह क्या करती हो, न्यायालय की अवमानना करती हो। क्या करती हो, न्यायालय की क्या करती हो, अवमानना करती हो। ठीक है, याद रखना, न्यायालय की क्या करती हो, अवमानना करती हो। या फिर बात करें कि 19(1) के तहत जो स्वतंत्रताएं दी गई है उनमें जनजातीय क्षेत्रों में, किसकी बात करें, जनजातीय क्षेत्रों को हानि पहुंचती हो, जनजातीय क्षेत्रों को क्या पहुंचती हो, हानि पहुंचती हो। तो अगर इन सभी कारणों से अगर किसी भी प्रकार की ठेस पहुंचती है ना, तो उन ठेस पहुंचने के कारणों की वजह से 19(2) के तहत क्या लगाया जाएगा, उन पर रोक लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी, रोक लगाई जाएगी। तो बात आ गई समझ में। तो मोटा मोटा याद रखना कि जो 19(2) है ना, 19(2) में रोक लगाने की बात की गई है कि अगर 19(1) के तहत जो स्वतंत्रता व्यक्ति को दी गई है, अगर उसके तहत देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता या फिर अपनी बात करें न्यायालय की अवमानना बात करें, जनजातीय क्षेत्रों की बात करें, किसकी बात करें, जनजातीय क्षेत्रों की बात करें, या फिर अपनी बात करें कि लोक व्यवस्था की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, लोक व्यवस्था की बात कर सकते हैं, लोक व्यवस्था की बात कर सकते हैं। या फिर अपनी बात कर सकते हैं राज्य की सुरक्षा, यानी इन स्वतंत्रताओं के तहत राज्य की सुरक्षा को किसी भी प्रकार का क्या हो, खतरा हो, किसी भी प्रकार का खतरा हो, तो 19(2) के तहत इन पर क्या लगाया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपनी कुछ समस्या लिख सकते हो कि हाँ सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आवाज तेज है, आवाज धीरे है, आवाज गूंज रही है, किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो आप बता देना। इसके बाद में अपन लोग करते हैं अनुच्छेद 20 की शुरुआत। किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 20 की शुरुआत करते हैं। और अनुच्छेद 20 में क्या बात बताई गई है, तो देखो बात करें अनुच्छेद 20 की, किसकी बात करें, अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। अनुच्छेद 20, और अनुच्छेद 20 तो मैंने एग्जांपल देकर ऑफलाइन क्लास में बहुत बार बताया कि अनुच्छेद 20 में क्या बात बताई गई है। तो अनुच्छेद 20 में बताया गया अपराधों में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या बताया गया है, अपराधों में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों में दोष सिद्धि के संबंध में क्या बताया गया है, संरक्षण बताया गया। यानी अगर अपराध और दोष सिद्ध साबित हो जाते हैं ना, तो उसे किस प्रकार से संरक्षित किया जाता है, तो उसके बारे में बताया गया। तो उसके बारे में कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20 है। कौन सा है, अनुच्छेद 20 है। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 के भी भाग है, तो वह भाग कौन से हैं। अब आता है 20(1). कौन सा अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 20(1). 20(1) में क्या बात बताई गई, देखो 20(1) की बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया अनुच्छेद है 20(1). देखो 20(1) में बताया गया कि किसी व्यक्ति ने अपराध, इसमें क्या बताया गया कि किसी व्यक्ति ने अपराध, इसमें क्या बताया गया कि किसी व्यक्ति ने अपराध, किसी व्यक्ति ने अपराध जिस समय, किसी व्यक्ति ने अपराध जिस समय वह जिन परिस्थितियों में किया है, किसी व्यक्ति ने अपराध जिस समय वह जिन परिस्थितियों में किया है
वह जिन परिस्थितियों में किया है, जिन परिस्थितियों में किया है, जिन परिस्थितियों में किया है तो सजा भी, जिन परिस्थितियों में किया है तो सजा का प्रावधान, किसका प्रावधान है, तो सजा का प्रावधान है उसी समय, तो सजा का प्रावधान है उसी समय वह उसी परिस्थितियों के अनुसार किया जाएगा, उसी समय प्लस उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार किया जाएगा। तो सजा का प्रावधान है उसी समय वह उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार ही दिया जाएगा, अनुसार ही दिया जाएगा। बात आ गई समझ में क्या? तो दोस्तों देखो मैंने 20(1) क्या बताया गया, 20(1) बताया कि किसी व्यक्ति ने अपराध जिस समय वह जिन परिस्थितियों में किया है तो सजा का प्रावधान भी उसे उसी समय और उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार दिया जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। देखो 20(1) की बात करें, मान लो कोई व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है और इधर है बी नाम का व्यक्ति। तो ए नाम के व्यक्ति ने क्या किया कि किसी अन्य आदमी की हत्या कर दी, इस बी व्यक्ति की हत्या कर दी। ठीक है, ये जो ए नाम का व्यक्ति है, इस ए नाम के व्यक्ति ने क्या कर दी, बी नाम के व्यक्ति की क्या कर दी, हत्या कर दी, इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और जब इसने हत्या की उस समय देश में क्या कानून था, उस समय देश में हत्या का कानून था कि व्यक्ति को क्या दी जाएगी, उम्र कैद की सजा दी जाएगी। क्या दी जाएगी, उम्र कैद की सजा दी जाएगी। ठीक है, याद रखना। तो व्यक्ति ने हत्या की और व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। और कहानी क्या हुई कि इस हत्या से संबंधित सदन में, संसद में क्या उठाया जाता है, मामला उठाया जाता है। और मामले में क्या कहते हैं, मामले में मंत्री लोग कहते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, हत्याएं बहुत बढ़ रही है, इसके लिए एक बिल लाया जाए और उस बिल में प्रावधान किया जाए कि अगर कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, किसी की हत्या करेगा तो उसे फांसी का ऑर्डर दिया जाएगा। क्या दी जाएगी, फांसी की सजा दी जाए। क्या दी जाए, फांसी की सजा दी जाए। और बिल क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। और पास होने के बाद मान लो कहा गया कि अब कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, हत्या करेगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। तो याद रखना, जब इस व्यक्ति ने हत्या की थी उस समय सुबह का टाइम था 10 बजे। क्या टाइम था, सुबह के 10 बज रहे थे। और जब ये फांसी का जो प्रस्ताव लाया गया, यह मान लो लाया गया शाम को 5 बजे। क्या लाया गया, शाम को 5 बजे। ठीक है, अब फैसला आता है, तो फैसला आता है तो याद रखना, जब इस ए नाम के बंदे ने इस बी की हत्या की थी ना, तो सुबह का 10 बज रहा था। और इस समय सजा का कानून क्या था, सजा का प्रावधान क्या था कि अगर किसी की हत्या करता है तो उसे क्या दी जाएगी, उम्र कैद दी जाएगी, न कि उसे फांसी दी जाएगी। तो यही बात कह रहा है 20(1) कि जिस व्यक्ति ने अपराध जिस समय वह जिन परिस्थितियों में किया है, ठीक है, तो इसने सुबह 10 बजे किया था और जिन परिस्थितियां मतलब हत्या की थी और उस समय सजा का प्रावधान उसी समय उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार दिया जाएगा। तो जब इसने सुबह के समय हत्या की उस समय कानून क्या था, कानून ये था कि हत्या करेगा तो उम्र कैद दी जाएगी। तो जैसे ही शाम को मीटिंग होती है उसमें फैसला किया जाता है। तो याद रखना, जब फांसी का ऑर्डर दिया जाता है ना, तो जब इस बी नाम के व्यक्ति को सजा दी जाएगी ना, तो सुबह वाले टाइम के अकॉर्डिंग दी जाएगी, न कि उसे फांसी की सजा दीजिए। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अगले दिन क्या करे, किसी की हत्या करे, तब उसको क्या देंगे, फांसी देंगे। लेकिन इस बंदे ने जब सुबह के टाइम हत्या की थी उस समय प्रावधान ये था कि उम्र कैद की सजा होगी। क्या होगी, उम्र कैद की सजा होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये बात 20(1) समझ में आ गई होगी कि 20(1) में क्या बात बताई गई है कि किसी व्यक्ति ने हत्या जिस समय जिस अपराध में किया है तो उसको सजा भी उसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं 20(1) की बात आप लोगों को क्या आ गई है, समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई बात दोस्तों। अब चलते हैं अपने आगे और आगे की बात करें तो आगे आता है 20(2). किसकी बात करें, 20(2) की बात करते हैं। देखो दोस्तों 20(2) की बात करते हैं। 20(2) में क्या बताया गया, 20(2) में बताया गया डबल दंड क्या नहीं जाएगा, डबल सजा नहीं दी जाएगी, यानी दोहरे दंड से मनाही है। किससे मनाही है, दोहरे दंड से। क्या है, दोहरे दंड से मनाही है। क्या है, दोहरे दंड से मनाही है, यानी दोहरे दंड पर रोक क्या है, रोक लगाई गई है। अर्थात इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि व्यक्ति को एक सजा के लिए, यानी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान है। व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान है। एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान है। एक ही सजा का क्या किया जाएगा,
एक ही सजा का प्रावधान किया जाए, यानी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। और इसके बारे में रोक लगाने की बात कौन सा कहता है, 20(2) कहता है कि व्यक्ति को क्या दी जाएगा, दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। क्या नहीं दिया जाएगा, दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही सजा दी जाएगी। मान लो किसी व्यक्ति ने अपराध किया, किसी की हत्या कर दी। अब हत्या कर दी तो प्रावधान ये था कि उम्र कैद होगी और लगता है कि इस व्यक्ति की उम्र कैद मतलब चलने वाली नहीं है, इसको फांसी दे देते हैं। तो पहला प्रावधान उम्र कैद और दूसरी सजा फांसी की होगी, तो 2 सजा होगी। तो ये 2 सजा पर रोक लगाने की बात की गई कौन से में, 20(2) में। यानी व्यक्ति पर दोहरे दंड से क्या है, रोक है। यानी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जा सकती है। क्या दी जा सकती है, एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान है किया गया है। तो इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 20 का भाग नंबर 2। बात आ गई समझ में। तो इसी क्रम में अपने चलते हैं अनुच्छेद 20(3). किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 20(3) की बात करते हैं, 20(3) की बात करते हैं। और 20(3) में क्या बताया गया, 20(3) में बताया गया कि व्यक्ति को व्यक्ति को स्वयं की गवाही के खिलाफ, किसके खिलाफ है, व्यक्ति को स्वयं की गवाही के खिलाफ बाध्य नहीं किया जा सकता। गवाही के खिलाफ बाध्य नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को स्वयं की गवाही के खिलाफ क्या नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता है। बात आ गई क्या समझ में। तो देखो दोस्तों, बात करें 20(3) क्या कहता है, 20(3) कहता है कि व्यक्ति को स्वयं की गवाही के खिलाफ बाध्य नहीं किया जाएगा। बात आ गई समझ में। मान लो किसी व्यक्ति ने अपराध किए, उसने अपराध किए ही नहीं और उसको बिना किसी अपराध के, बिना किसी मतलब उसने कोई अपराध किया, उसके तहत उसको जेल में बंद कर दिया गया और कोर्ट में उसकी पेशी हो रही है। पेशी होने के बाद या फिर उससे पहले क्या किया जा रहा है, उसके खिलाफ सजा, जो उसने अपराध किए नहीं तो उसको झूठ के लिए क्या किया जा रहा है, गवाही देने के लिए बाध्य किया जा रहा है कि तुम अपने लिए स्वयं की क्या दे दे, गवाही दे दे, तेरे को इतने रुपए दिए जाएंगे, इतने पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, 20(3) में क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई है कि बंदे को स्वयं की गवाही देने के लिए कभी भी बाध्य नहीं किया जा सकता। और एक वाद सामने आया और उस वाद का नाम याद रखना, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। क्या नाम है, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। वाद का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाद है, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। क्या फैसला दिया कि व्यक्ति स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता और जो उपकरण होते हैं ना, जैसे हमने बात करें कि फिंगरप्रिंट हो गया, बात करें फिंगरप्रिंट हो गया, नार्को टेस्ट हो गया, जो नार्को टेस्ट होते हैं, फिंगरप्रिंट हो गया, नार्को टेस्ट हो गया, कौन सा टेस्ट हो गया, नार्को टेस्ट हो गया। और जो 1-2 टेस्ट और होते हैं ना, उन टेस्ट पर क्या लगाएगी, रोक लगाएगी। ब्रेन मैपिंग हो गया, याद आ गया, जैसे ब्रेन मैपिंग हो गया, ब्रेन वॉश करते हैं ना, ब्रेन मैपिंग हो गया, नार्को टेस्ट हो गया, ठीक है, और फिंगरप्रिंट हो गया। इन सभी उपकरणों पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई। क्या लगाई गई है, रोक लगा दी गई है कि इन उपकरणों का प्रयोग व्यक्ति से सच उगलवाने के लिए नहीं किया जा सकता। तो सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के खिलाफ क्या कहा गया कि व्यक्ति स्वयं की गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा, बाध्य नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। तो ये बात बताई गई कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 20(3) में। कौन से में, 20(3) में ये बात बताई गई। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा 20(1) की बात, 20(2) की बात, 20(3) की बात। तो 20(1) में क्या बताया गया कि व्यक्ति ने अपराध जिस समय जिन परिस्थितियों में किया है तो उसे सजा का प्रावधान भी उसी समय के अनुसार होगा। 20(2) में क्या बताया गया, 20(2) में बताया गया कि व्यक्ति को डबल दंड नहीं दिया जाएगा, डबल सजा नहीं दी जाएगी। यानी एक अपराध किया ना तो उसे सजा भी एक ही अपराध की मिलेगी, एक अपराध के बदले दो सजा नहीं दी जाएगी। और तीसरा क्या कहता है, 20(3) कहता है कि व्यक्ति स्वयं की गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होगा, अर्थात उस व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। और इस पर रोक लगा दी गई, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य है। और इसमें क्या कहा गया कि ब्रेन मैपिंग, फिंगरप्रिंट, नार्को टेस्ट, जो उपकरण होते हैं इलेक्ट्रिशियन, जिनसे व्यक्ति से क्या उगलवाया जाए, सच उगलवाया जाए, तो उन पर क्या लगाई जाएगी, रोक लगाई जाएगी। तो ये सारी की सारी बातें कौन से आर्टिकल में है,
अनुच्छेद 20 की, यानी अपराध व दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी, अनुच्छेद 19 की भी और अनुच्छेद 20 की भी, ठीक है, याद रखना। तो दोस्तों चैनल को लाइक भी किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ताकि मेरे को भी हौसला मिले और मैं भी क्या करूं और ज्यादा आपको बढ़िया तरीके से, यानी जो अपना बेर एक्ट है ना, बेर एक्ट से संबंधित क्या क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से वाद है, जो लगता है मेरे को इंपॉर्टेंट भी, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां से भी मैं क्या करवाऊंगा, आपको बढ़िया तरीके से करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, याद रखना। तो इसी कड़ी में अपन लोग चलते हैं और अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 21। कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 21, याद रखना कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21। और 21 में क्या बताया गया? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, पूरे के पूरे संविधान में मेरे को तो ये अनुच्छेद बहुत बढ़िया लगा, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, यानी इनमें बताया तो क्या है, इनको दूसरो नाम है जीवन जीने का अधिकार। क्या नाम है? जीवन जीने का अधिकार। दूसरो नाम क्या है? जीवन जीने का अधिकार, कि आदमी जीवन किया जी सके, बिंगा बारे बताई गई है कि जीवन जीने का के तरीका है, की तरह बंदो रेस के, की तरह जीवन जी सके। तो ये सारी की सारी बात घिसा आर्टिकल में अनुच्छेद 21 में, घिसा में अनुच्छेद 21 में बताई गई है कि व्यक्ति क्या कर सकता है? जीवन जी सकता है। क्या जी सकता है? जीवन जी सकता है। तभी तो भीमराव अंबेडकर ने किसकी बात करें? अपने बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं। किसकी बात करें? अंबेडकर की बात करते हैं। तो इसी अनुच्छेद को अंबेडकर जी ने, किसकी बात करें? इसी अनुच्छेद को अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? अनुच्छेद 21 को अंबेडकर जी ने भारत का मेघना घाटा कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन जीने का अधिकार देता है। क्या देता है? जीवन जीने का अधिकार देता है। और इसी अधिकार को अंबेडकर जी ने क्या कहा था? अनुच्छेद 21 को संविधान का मेघना घाटा कहा था। क्या कहा था? भारतीय संविधान का मेघना घाटा कहा था। बात आ गई समझ में? तो अपनी बात करते हैं इसी अनुच्छेद में क्या क्या बात बताई। देखो इसी अनुच्छेद में एक नंबर बात बताई गई है कि विदेश जाने का अधिकार। क्या बताया गया है? विदेश जाने का अधिकार। कहां जाने का? और विदेश जाने का अधिकार। और विदेश सगड़ा लोग जावी है, ठीक है, याद रखना, विदेश जावी है। तो विदेश जाने का अधिकार बंदे को दिया गया है कौन से वाद के तहत? मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। 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 तो विदेश जाने का जो अधिकार है कौन से वाद के तहत दिया गया? तो मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। कौन सा? मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। बात करें कि ये जो वाद कब लाया गया? यह वाद लाया गया 1978। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978। और 1978 के तहत क्या कहा गया? कि व्यक्ति को विदेश जाने की आजादी दी जाती है। क्या दी जाती है? विदेश जाने की आजादी दी जाती है, ठीक है। और अपने बात करते हैं कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। 2 नंबर बात करें कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। कौन सा अधिकार है? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार दिया गया है। और यह जो अधिकार कौन से वाद के तहत दिया गया? एमसी मेहता वाद। कौन सा वाद है? एमसी मेहता वाद। याद रखना कि स्वच्छ पर्यावरण का जो अधिकार है कौन से वाद के तहत दिया गया है? तो याद रखना एमसी मेहता वाद के तहत बताया गया कि स्वच्छ पर्यावरण का क्या है? अधिकार है। एमसी मेहता वाद की बात करें तो 1988 कब की बात है? 1988 की बात है। तो एमसी मेहता वाद कब लाया गया? 1988 में लाया गया। कब लाया गया? 1988 में लाया गया। और देखो अपनी बात करें 3 नंबर बात करते हैं गहरी नींद लेने का अधिकार। वो अधिकार तो मैं ऑफलाइन क्लास में वो शब्द ले नहीं, गहरी नींद, तो टाबर बड़ा राजी हुआ कि हाँ सर जी गहरी नींद लेने का अधिकार तो माने मिलना ही चाहिए। गहरी नींद लेने का अधिकार, ठीक है, कौन सा अधिकार है? गहरी नींद लेने का अधिकार। और अपनी बात करते हैं कि स्वच्छ पानी पीने का अधिकार। कौन सा अधिकार है? स्वच्छ पानी पीने का अधिकार। स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, कि बंदे को आजादी है कि व्यक्ति स्वच्छ पानी पी सकता है। और फिर मैं एक क्लास में बताया करूं कि इच्छा अनुसार शादी करने का अधिकार भी संविधान आजादी दे रहा है अनुच्छेद 21 के तहत, कि बंदा क्या कर सकता है? अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकता है? शादी कर सकता है। क्या कर सकता है?